अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर हम बात करते हैं इसके आगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। कहने का मतलब क्या है, यहीं पर पूछा जा रहा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर ऑफ डिस्कस द बजट। बजट पर चर्चा करने के लिए कौन से एक्ट के तहत प्रावधान किया गया था, कि कौन सा प्रावधान किया गया था? ऑनलाइन में आ चुके होंगे, जल्दी से दोस्तों अपना आंसर देना शुरू करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, कि आप सभी को मेरा नमस्कार। जो व्यक्ति ऑनलाइन आ चुका है, कि जो व्यक्ति ऑनलाइन आ चुका है, नीचे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडियन रिसीव द पावर ऑफ डिस्कस द बजट, कौन से एक्ट के तहत बजट पर चर्चा की बातों को सम्मिलित किया गया, कि सम्मिलित किया गया? इसमें जो सबसे पहले एक आंसर दिया था, इसमें कहने का मतलब क्या है, 1892 की 1892 के तहत 1892 के तहत पहली बार बजट पर चर्चा करने की बातें उठाई गई थी, कि बजट पर चर्चा करने की बातें उठाई गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, चर्चा करने की बातें उठाई गई थी ये तो ठीक था, लेकिन मतदान की बातें नहीं उठाई गई थी, ये बात भी ठीक था, ये बात भी ठीक था। ध्यान रखिएगा, इसकी बातें कि बजट पर चर्चा करने की शक्ति 1892 के अधिनियम में दिया गया था, कि 1892 के अधिनियम में दिया गया था। कई बच्चों ने इसका जवाब दिया है, कई बच्चों ने इसका जवाब दिया हुआ है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बजट पर चर्चा और इसके पश्चात किस एक्ट के अंदर आएगा, तो ध्यान रखिएगा 1909 में आएगा, 1909 के पार्लियामेंट सुधार के अंदर आएगा। इसकी चर्चा फिलहाल अभी कुछ समय पश्चात की जाएगी। अभी जो क्वेश्चन का आंसर था, कि इसके अंदर जो बच्चे का क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, वो बिल्कुल सही बात है कि इसका आंसर बी रहेगा, कि इसका आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, कि अगला क्वेश्चन चलते हैं, कि अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कि अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। एक बार आप सभी इसको फिर से पढ़ लें, कि आप सभी इसको एक बार फिर से पढ़ लें। ध्यान से सुने, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से संबंधित नीचे लिखे गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कहने का मतलब क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में जो बातें कही गई थी, 1909 में जो बातें कही गई थी, उनमें से जो ये बातें दी गई हैं, ये कौन सी बातें सही हैं, कि कौन सी बातें सही हैं? नंबर 1, इसने विधान परिषदों में भारतीयों के चुनाव की सुविधा प्रदान करी, नंबर 1। नंबर 2, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत करी, कि पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत करी। जब तक दूसरी भाषा में, अंग्रेजी भाषा का मैं पढ़ रहा हूं, तब तक जो भी बच्चा है इसका आंसर दे। और इस तरफ आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज आर करेक्ट। मतलब 1909 के अधिनियम में, या इसी को पार्लियामेंटो के अंदर कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? इट फैसिलिटेटेड इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। नंबर 2, इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टेड ऑफ द मुस्लिम। कोड दिया गया है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2। एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही, या दोनों में से कोई सा सही नहीं है, कि दोनों में से कोई सा सही नहीं है। तो यहां पर आपको बता दें, आप लोग के जवाब आ रहे होंगे, कि आप लोग के जवाब आ रहे होंगे। आप लोग जरा बता दीजिए इसमें से कौन सा सही है। इसमें बी आया है, ए आया है, कि बी आया है, कि ए आया है? अब जरा बोर्ड पर देखिए, कि अब जरा बोर्ड पर देखिए। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले 1909 की कुछ बातें आपको बता दी जाएं, कि 1909 की कुछ बातें आपको बता दी जाएं। तो बोर्ड पर जरा ध्यान से सुने। पार्लियामेंटो सुधार का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कि पार्लियामेंटो सुधार का नाम सुना होगा। पुत्र जरा बोर्ड पर देखें और टू द पॉइंट जरा देखें। इसमें मैं फोन पर भी हूं, मतलब कि जो ही बच्चे का आंसर है बिल्कुल सही है। कई बच्चों का आंसर सही भी है, एक आध का सही नहीं है। यहां सही और गलत की बात नहीं, यहां पर यह देखना है कि आपको समझ में कितना आ रहा है और आप किस हिसाब से क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या था, यहां पर यह बातें पूछ रहा है कि 1909 के अधिनियम से कौन सी बातें सही हैं, आप इसकी चर्चा करिए। 1909 के अधिनियम की कौन सी बातें सही हैं, इसकी चर्चा करिए। तो नंबर 1 आपको बता दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा। 1909 के जो अधिनियम थे उसके अंदर जो बातें कही गई थी, 1909 का जो अधिनियम था, इसको पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी कहा जाता है, कि पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आप बोर्ड पर ध्यान दें और ध्यान से सुने।
कि आप बोर्ड पर ध्यान दो, ध्यान से सुने, कि बोर्ड पर ध्यान दो, ध्यान से सुनिएगा। इतना जरूर है कि इतना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर दूंगा कि क्वेश्चन को आप टैकल करने की स्थिति में आ जाएंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कि बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कहने का मतलब क्या, 1909 के अंदर 1909 का जो सुधार था, इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। आपको बता दें, मार्ले ये भारत के राज्य सचिव थे, कि भारत के राज्य सचिव थे जो ब्रिटेन के अंदर थे, और दूसरा चीज जो मिंटो थे, ये भारत के अंदर वायसराय थे, कि भारत के अंदर वायसराय थे। मार्ले मिंटो दोनों का संयुक्त नाम, पहला जो बड़ा रहेगा संवैधानिक रूप में उसी का नाम लिया जाता है, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले जो थे भारत के राज्य सचिव थे जो ब्रिटेन में थे, और इसी के साथ साथ आपको बता दिया जाए जो दूसरे थे मिंटो, ये भारत के अंदर वायसराय थे। वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार किसी भारतीय को लिया गया था। ध्यान रखिएगा, चीजों को जोड़ के पढ़ना सीख लीजिए। कहने का मतलब क्या था, जैसे अभी ध्यान से सुनिएगा, जैसे अभी इसमें 1909 के एक्ट के अंदर एक भारतीय सिन्हा जी को लिया जाएगा, मतलब एक इंडियन व्यक्ति को वायसराय की कार्यकारिणी में लिया जाएगा, कि वायसराय की कार्यकारिणी के अंदर एक व्यक्ति जो रहेगा वो भारतीयों को लिए जाने की जो परंपरा थी वो 1909 के अधिनियम से पहली बार सामने आई थी, कि पहली बार सामने आई थी। आपको यह बात पहले ध्यान रखना है। नंबर 2, इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक बात और बता दें, कि इसी के साथ साथ आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा, सांप्रदायिकता की बात करें, सांप्रदायिक निर्वाचन की अगर आप बात करते हैं, तो सांप्रदायिक निर्वाचन की अगर आप बात करते हैं, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, कि ध्यान से सुनिएगा वो सारे बिंदु जो आपको आप केवल सुन लेंगे। यहां 2 क्वेश्चन का मतलब, बाहर अगर कोई आप एग्जाम की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन, पुत्र ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात 3 अधिनियमों में करी गई थी। सबसे पहले करी गई थी 1909 के अधिनियम में करी गई थी, उसके बाद 1919 के अधिनियम में करी गई थी, और इसी का विस्तार 1935 के अधिनियम में किया गया था। फिलहाल जब क्वेश्चन आएगा वो बातें रहेंगी, लेकिन सीधा सीधा यूपीएससी सीएससी एग्जाम के अंदर लगभग 3 से 4 साल पहले उसने एक ऑप्शन भी दिया था कि कौन से अधिनियम के अंदर, कौन सा या कौन से अधिनियम के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन की बात मिलती है। नंबर 1 1909, नंबर 2 1919, नंबर 3 1935। नीचे कूट था 1 2 2 3 1 3, चौथा था 1 2 3। 1909 वाला सबको याद था, 1909 वाला सबको याद था, लेकिन उसका आंसर जो था वो उसका आंसर था तीनों, 1909, 1919 और 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। कहने का मतलब क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909 के अधिनियम में करी गई थी, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की बात करी गई थी, और इसी के साथ साथ वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को लिए जाने की परंपरा भी शुरू हो गई थी। और तीसरी चीज क्या है, ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करेंगे, सांप्रदायिक प्रणाली की बात करेंगे, तो इनका विवरण, इनकी बात, इनकी चर्चा तीनों अधिनियमों में मिलती है। तीनों अधिनियम का मतलब 1909, 1919 और 1935, इन तीनों में मिलेगा। ये याद रखिएगा, कि याद रखिएगा। अब फिलहाल हम आंसर पर आ जाते हैं। आंसर यहां पर कई बच्चों के आ गए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, बहुत बहुत हाथ जोड़ के आप सभी को नमस्कार। अब यहां पर आ जाते हैं, क्योंकि 1-1.25 घंटे के अंदर आपको एक बेहतर सोच तक भी निर्मित करना है। तो कहने मतलब आप जरा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। परिषद के अंदर जो 1909 का अधिनियम था, इससे पहली बात इसने विधान परिषदों में भारतीयों के चुनाव की शुरुआत करी, बिल्कुल सही करी। एक व्यक्ति लिया जाने लगा था। 1919 से 3 व्यक्ति हो जाएंगे, उनकी हम बातें बाद में करेंगे, अभी हम इस एक्ट की बात कर लेते हैं। 1909 के अंदर वायसराय की कार्यकारिणी के अंदर एक व्यक्ति भारतीयों को लिया जाने लगा था, नंबर 1। नंबर 2, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत करी, बिल्कुल सही बात है। अलग निर्वाचन की जब शुरुआत आई थी तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की बातें सामने आई थी। मतलब क्या है, इसका 1 और 2 दोनों सही है, किसमें 1 और 2 दोनों सही है। इसमें जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोर्ड पर ध्यान रखिएगा, जो चीजें हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग भी बता दिया जाएगा, क्वेश्चन बता दिया जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश भी करी जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप ध्यान से सुने, अगला क्वेश्चन आ चुका है, कि अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो आ गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक चीज यह भी ध्यान रखिएगा, हम पढ़ते पढ़ते पूर्व धारणा में चले जाते हैं, सही लगाते चले जाते हैं। कई क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी एग्जाम के अंदर अगर आप बात करेंगे 100 क्वेश्चन रहता है, तो उसमें लगभग 20 क्वेश्चन ये रहता है कौन सा गलत है। तो पढ़ने से पहले स्पीड भले ठीक है, 5G आ गया है, लेकिन थोड़ा सा
कोटेशंस भी रखेंगे। यहां क्या कह रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से संबंधित नीचे लिखे गए कथनों में विचार करें कौन सा कथन सही है। नंबर 1, भारतीयों को पहली बार शाही विधान परिषद की सदस्यता दी गई, नंबर 1। दूसरा है, सदस्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई, पदेन सदस्य, मनोनीत अधिकारी, गैर सरकारी सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और नंबर 3, निर्वाचित सदस्य सीधे चुने जाते थे कि सीधे चुने जाते थे। यह है क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। एक बार हम इसको ही पढ़ लेते हैं। Which of the following statement related to Indian Council Act of 1909 are correct? 1909 के अधिनियम से संबंधित कौन सी बातें हैं जो सही हैं? नंबर 1 की अगर बात करेंगे, इंडियन वेर गिवन द मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द फर्स्ट टाइम, पहली बार काउंसिल के अंदर किसी भारतीयों को इंडियन मतलब भारतीयों को लेने की बात करी गई। दूसरा एक्स ऑफिसो मेंबर, दूसरा है नॉमिनेट ऑफिशियल, एंड नेक्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर वेर द 4 कैटेगरीज ऑफ द मेंबर। श्रेणी को 4 भागों में बांट दिया गया। तीसरा है द इलेक्टेड मेंबर वेर इलेक्टेड डायरेक्टली, मतलब सीधा चुने जाने लगे कि सीधा चुने जाने लगे। कौन सा आंसर सही है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये हमारे में चल नहीं रहा है, क्या हो गया इसको? तो कहने का मतलब क्या है, इसके जरा आंसर देख के बताइए, किसके जरा आंसर देख के बताइए, किसके जरा आंसर देख के बताइए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि अब जरा ध्यान से फिर से सुनिएगा कि फिर से जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है, 1909 के अधिनियम की यदि आप बात करते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है, 1909, बेटा बोर्ड पर देखो 1909, नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, वायसराय की कार्यकारिणी में 1 सदस्य भारतीय, नंबर 1। नंबर 2, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कि नंबर 2 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। नंबर 3, बजट पर चर्चा करना। अभी देखो, अभी कुछ समय पहले भी बताया था ना 1892 वाला, 1892 में बजट पर चर्चा करने की बातें बताई गई थी। लेकिन आपको एक बात बता रहे, उस पर मतदान का अधिकार 1909 में आया था, बजट पर चर्चा आ गया था, उसी का विस्तार कर दिया गया। 1892 का विस्तार किया गया 1909 में, विस्तार कर दिया गया। और विस्तार के अंदर क्या था, ध्यान से सुनिएगा। विस्तार के अंदर दोस्तों यही था, बजट पर चर्चा तो पहले होती थी लेकिन अब मतदान होने लगा था 1909 वाले अधिनियम के तहत। नंबर 1, फिर से सुन लीजिए, 1909 वाले अधिनियम की आप बात करेंगे तो वायसराय की कार्यकारिणी में 1 भारतीय, नंबर 1। सांप्रदायिक निर्वाचन, नंबर 2। मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, नंबर 3। और इसी के साथ साथ जरा और भी ध्यान से सुनिएगा, बजट पर अधिकार दे दिया गया था, कि बजट पर अधिकार दे दिया गया था। और ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचित सदस्य थे चुने जाते थे। बेटा 4 श्रेणियां थी, उसमें से लिए जाते, चुने नहीं जाते थे। तो इसके आंसर की यदि अगर आप बात करते हैं, नंबर 1, भारतीयों को पहली बार शाही विधान परिषद, बिल्कुल सही बात है। 1909 के अधिनियम के अंदर ही पहली बार किसी भारतीयों को लिया जाने लगा था, इसकी शुरुआत हुई थी। कहीं ना कहीं भारतीयों को मिनी पार्लियामेंट के अंदर लेने जाने की बातों का समर्थन इस अधिनियम ने किया था। मतलब नंबर 1 सही, नंबर 1 सही है। तो नंबर 1 सही है, जहां नंबर 1 है वो सही होगा, जहां नंबर 1 नहीं है वो गलत होगा। अब देख लीजिए, 1-1 यहां है, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। इसी के साथ साथ एक यहां नहीं है, उपरोक्त में से सभी, 1 यहां पर भी है, तो यह भी आंसर हो सकता है। मतलब अगर कभी एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बी तो लगाना ही नहीं है, शपथ खा लेनी, क्योंकि 1 सही है। दूसरा क्या है, सदस्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई थी, बिल्कुल सही बनाई गई थी। पदेन सदस्य, अच्छा एक शब्द पदेन सदस्य, पदेन अध्यक्ष। पदेन सदस्य क्या होता है, पदेन अध्यक्ष क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, आज भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कई बार आता है, पदेन सदस्य है, पदेन अध्यक्ष है। ये पदेन सदस्य पदेन अध्यक्ष है क्या? पदेन सदस्य और पदेन अध्यक्ष की अगर आप बात करेंगे तो पदेन सदस्य और पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, जरा एक बार हम इस शब्द की चर्चा कर लेते हैं, कि शब्द की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पदेन सदस्य, पदेन अध्यक्ष। पदेन सदस्य, पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या है? पद पर रहते हुए किसी अन्य पद की अध्यक्षता करना, पदेन अध्यक्ष। अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य का सदस्य होना, पदेन सदस्य। अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य का भाग होना, पदेन सदस्य कहलाएगा। अपनी पोस्ट पर रहते हुए किसी दूसरे के साथ काम करना, पदेन सदस्य। पदेन अध्यक्ष मतलब क्या है? अपने पद पर रहते हुए किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप करना, पदेन अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, शब्द छोटे छोटे हैं। 4 श्रेणियां बनाई गई थी। नंबर 1 पदेन सदस्य, नॉमिनेट, मनोनीत, आधिकारिक। दूसरा है गैर सरकारी सदस्य, और चौथा था निर्वाचित सदस्य। यह भी सही रहेगा। तीसरा है निर्वाचित सदस्य सीधे चुने जाते थे, सीधे चुने नहीं जाते थे, उसमें श्रेणियां थी, श्रेणियों के अकॉर्डिंग ही लिया जाता था, कि श्रेणियों के अकॉर्डिंग ही लिया जाता था। मतलब अगर हम बात करें तो इसके अंदर 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 ये सही है। अब जरा ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट समझ ना आ रहा हो,
तो जो कूट दिया रहता है इसका भी प्रयोग आप सही से करेंगे। कहने का मतलब क्या है, यदि एक सही है दो सही है, एक सही है दो सही है, तो आप कूट पर भी चले जाइए। कूट पर चले जाएंगे तो ये एक आंसर आपको ये दिखा रहा है ए और दूसरा दिखा रहा है ऑल ऑफ द अबव, ऊपर उपरोक्त ऐसे सभी। तो कहने का मतलब क्या है, तीसरा सही नहीं है, तीसरा चुने नहीं जाते थे, ध्यान से सुनिएगा। तो तीसरा गलत हो जाए, मतलब एक और दो सही हो जाएगा। एक और दो जो है वो ए में है कि ए में है, इसमें जो आंसर दिए गए हैं पढ़ें, आप सभी के क्वेश्चन पढ़ें। द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएट विद नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टेड, नंबर 2 डिसेंट्रलाइजेशन डायरकी, और नंबर 4 है लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहने का मतलब क्या है, 1909 का अधिनियम एसोसिएट है, किससे जुड़ा हुआ है, नंबर 1 2 3 4 आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, फोन पर, डेस्कटॉप पर, जिस पर भी आप कक्षा ले रहे होंगे। इसका आंसर दीजिए। 1909 का जो अधिनियम है यह किससे जुड़ा हुआ है, पृथक निर्वाचक प्रणाली से, डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, और विधान परिषद से कि विधान परिषद से। आंसर दीजिए दोस्तों, कि फटाफट आंसर दीजिए, कि फटाफट आंसर दीजिए, कि फटाफट आंसर दीजिए। अरे अभी अभी तो समझाया है बेटा कि 1909 के अंदर कुछ बातें कही गई थी, और 1909 के अंदर जो बातें कही गई थी वो आपको समझाया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी में एक व्यक्ति, नंबर 1 पृथक निर्वाचक मंडल, नंबर 2 बजट पर चर्चा के साथ बहस, नंबर 3 और इसी के साथ साथ सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करी गई थी। ऐसी कुछ बातें जस्ट अभी कुछ समय पहले ही समझाई गई थी, कि जस्ट अभी कुछ समय पहले ही समझाई गई थी। तो यार कुछ थे ना, यहां पर ये पन्ने उड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर 1909 का जो अधिनियम है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात, विकेंद्रीकरण नहीं था, द्वैध शासन नहीं था, विधान परिषद नहीं, मिनी पार्लियामेंट की जो शुरुआत हुई थी, विस्तारित परिषद जो था, उसकी बात 1892 के एक्ट के आसपास कही गई थी, 1909 में नहीं कही गई थी। और 1909 में पृथक निर्वाचक प्रणाली, अरे 1909 के अधिनियम को आपको बता दें, 1909 के अधिनियम को बता दें, 1909 का जो अधिनियम था, जब सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली की शुरुआत करी गई थी, तो इसी को कांग्रेस के द्वारा यह कहा गया था कि यह एक्ट नहीं है, सर्वनाश का माध्यम है, भारत के सर्वनाश की तरफ आगे बढ़ रहा है, सर्वनाश को बढ़ा। निर्वाचक मंडल मतलब घर के अंदर अगर दिक्कत हो जाए तो पड़ोसी क्या कह दे, अलग हो जाओ। अलग काहे हो जाओगे भाई, वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। जब 1909 में निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी तो इसमें पृथक निर्वाचन की बात करी गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करी गई थी। इसी एक्ट को, मतलब मार्लियामेंटो जो सुधार था, मार्लियामेंटो कहने के लिए सुधार था, रिफॉर्म शुरू हो रहा था, भारतीय पहली बार आ रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसी के अंदर जो पृथक निर्वाचन की बात करी गई थी, ये कहीं ना कहीं गलत करी गई थी। तो इसी को मार्लियामेंटो सुधार जो था, इसी को सर्वनाश का एक्ट भी कहा जाता है। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा, हो सकता है भविष्य में पूछ लिया जाए। तो ये था। तो इसका जो आंसर रहेगा ए रहेगा, कि इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों ए रहेगा। ए आंसर भी बहुत सारे लोगों का आया हुआ है। एक्सीलेंट, शिल्पा बागी, गीता यादव, शिवम श्रीवास्तव, बिल्कुल सही बात है, कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं। एक्सीलेंट की एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया आंसर की बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम चलते हैं, कि अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे कि अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। जरा एक बार पढ़ लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919, अब 1919 का शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 की भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब 1919 का जो एक्ट है, अधिनियम है, इनकी जो बातें हैं इस पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। नंबर 1, सरकार की संरचना केंद्रीकृत और एकात्मक बनी रही, नंबर 1। नंबर 2, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन राज्यपाल, बोले तो गवर्नर, राज्यपाल और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था, नंबर 2। नंबर 3, प्रांतीय विधायकों को अपना बजट पेश करने और कर लगाने का अधिकार दिया गया था। अब ध्यान से सुनिएगा, नंबर 1 आंसर निकालिए। दूसरा जरा हम इस साइड पढ़ लेते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, 1999 नहीं है, 1919। इसमें क्या कहा गया था, द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आउटेन टू द
सर्टेन एंड यूनिटी। दूसरा है द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तीसरा है द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव वर द एम्पावर्ड टू प्रेजेंट देयर ऑन बजट एंड ले टैक्सेस। दिए गए कथनों पर विचार करें विच ऑफ द अबव मेंटेन द स्टेटमेंट आर करेक्ट। दिए गए जो कथन है उनमें से कौन सा कथन सही है कि कौन सा कथन सही है। आप लोग के जवाब जो आ रहे हैं ए, बहुत सारे बच्चों का ए आ चुका है कि बहुत सारे बच्चों का ए आ चुका है कि बहुत सारे बच्चों का ए आ चुका है। अब जरा ध्यान से सुनते हैं कि अब जरा ध्यान से सुन लीजिए कि अब जरा ध्यान से सुन लीजिए बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जरा ध्यान से सुनिएगा कि जरा ध्यान से सुनिएगा कि जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या था, सरकार की संरचना केंद्रीकृत और एकात्मक बनी रही। बिल्कुल सही बात है कि सरकार की संरचना में वायसराय की ही चलती थी, कि वायसराय की चलती थी और वायसराय की जो परिषद थी उसकी चलती थी, कहीं ना कहीं एकात्मक बनी रही। अब इसमें एकात्मक का मतलब केंद्रीकृत शासन मत समझ लेना। केंद्रीकृत शासन की शुरुआत 1773 के एक्ट से हुई थी। कल की कक्षा देखिएगा, उसमें थोड़ी बहुत सामान्य चर्चा करी गई थी। केंद्रीकृत शासन की शुरुआत नींव पड़ी, लेकिन नींव पड़ने के बाद वो आगे खिंचता चला आ रहा था। तो इसमें भी देखा गया कि 1909 का जो अधिनियम था, इसमें भी इस बात की पुष्टि मिल जाती है, इस बात की पुष्टि मिलती है कि वायसराय की कार्यकारिणी ही सुप्रीमो होती थी, एकात्मक शासन थी, और उसके नीचे विस्तारित परिषद मिनी संसद होती थी, उसके नीचे मिनी संसद होती थी। पहला सही है, पहला सही है, तो पहला सही, तो बी तो आंसर नहीं होगा कि बी तो आंसर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन राज्यपाल और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं किया जाता था, ऊपर से ऑर्डर आता था। याद करिए, कल की कक्षा में आपको बताया था कि जो ब्रिटिश एरा था उसको हम 2 भागों में पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं बताता हूं, पहले आप सुन लीजिए। 2 भागों में पढ़ा जाता है, 1773 से लेकर के 1853 तक। दूसरा, बीच में 1857 की क्रांति हो जाएगी, अभी समझा रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए। 1857 की क्रांति हो जाएगी, फिर 1858 का एक्ट आएगा, 1858, फिर 61, इसके बाद से फिर 1892, उसके बाद से 909, उसके बाद से 19, उसके बाद से 1935। ये देखिए 1858 के बाद, कहने का मतलब क्या था, पूरा का पूरा जो शासन था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ताज, क्राउन या महारानी, रानी, जो भी आप समझते हैं, उसने अपने हाथों में ले लिया था। ले लिया था कि नहीं ले लिया था? तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि उसने ले लिया था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन राज्यपाल, राज्यपाल नहीं। कहने का मतलब क्या था, पहले याद करिए, पहले याद करेंगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या था, बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के अंदर एक गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंट, मद्रास प्रेसिडेंट जो थी, उसके अंडर में कहीं ना कहीं वो देखता था, कि उसके अंडर में कहीं ना कहीं देखता था। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, बंगाल में भी गवर्नर था, लेकिन बंगाल में गवर्नर, बॉम्बे में गवर्नर, मद्रास में गवर्नर, इनके ऊपर एक जो था गवर्नर जनरल, उसके ऊपर, गवर्नर के ऊपर था गवर्नर जनरल, जो किस रूप में था, वायसराय के रूप में था। लेकिन लोकेट, रोटेट और जो कंट्रोल होता था वो बाहर से होता था। तो कहने का मतलब क्या था, इससे किया जाता। ये दूसरा तो गलत है, और दूसरा अगर गलत है, दूसरा यहां पर भी है और दूसरा यहां पर भी है, तो यह भी नहीं होगा। अब तीसरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है कि तीसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब तीसरा सही है, मतलब सी सही है, कि तीसरा सही है, कि तीसरा सही है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सी, अधिकांश बच्चों का सी आया है, कि अधिकांश बच्चों का सी आया है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया आंसर है, कि एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया आंसर है। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर कई मानव सो गए हैं, मतलब कई मानव कर क्या रहे हैं, मतलब आंसर 19-20 बच्चों के बीच में ही आ रहा है, बाकी बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी करिए, कि आप भी हैं तो आप भी करिए, जरा जवाब दीजिए, कि जवाब दीजिए। कहने का मतलब क्या है, आपको बता दिया जाए। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें थी? नंबर 1, द्वैध शासन का उन्मूलन, ब्रिटिश भारत और रियासतों को एक करके संघ बनाया जाए, सांप्रदायिक मतदान संहिता का उन्मूलन, इसको समाप्त कर दिया जाए। क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कि क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन ने क्या सिफारिश की? रिकमेंड, अनुशंसा, सिफारिश क्या की? नंबर 1, एबोलिट द डायरकी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एंड प्रिंसेस स्टेट, एबोलिशन ऑफ द कॉमनल इलेक्टेड।
कहने का मतलब क्या था, यहां पर कह रहा है कि साइमन कमीशन की यदि आप बात करेंगे तो साइमन कमीशन के द्वारा क्या सिफारिशें दी गई थी, कि साइमन कमीशन के द्वारा क्या सिफारिशें दी गई थी। अब साइमन कमीशन आप लोगों को पता होगा कि साइमन कमीशन आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है मैं 1 मिनट की चर्चा कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन के बारे में अगर आपको चर्चा कर दें तो जरा ध्यान से सुनिएगा, आप जवाब दीजिए, अभी हम आंसर देख लेते हैं किसका क्या आ रहा है। कि साइमन कमीशन से संबंधित जो भी है, मुझे पता है कि समय कम है, 1-1.25 घंटे की कक्षा होती है, सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए स्पीड मैंने अपनी तेज रखी हुई है 5G की स्पीड से, आप केवल क्वेश्चन को पढ़ के एक बार विचार कर लें। कल की कक्षा में जो पढ़ाया जाएगा आज ही यहां पर बता दिया जाएगा, जो भी चैप्टर रहेगा उसकी एक चर्चा सामान्य कर दी जाएगी, आप उसको घर से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और क्वेश्चन का आनंद अगले दिन 10:45 पर ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, साइमन कमीशन की अगर आप बात करते हैं, कि साइमन कमीशन की बात करते हैं, साइमन कमीशन, अब देखो 1909, उसके बाद 1919 के अंदर आया था आपका मार्लेमेंटो सुधार, कि मार्लेमेंटो सुधार, और जो मार्लेमेंटो सुधार 1909 में आया था, इसके बाद 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे, कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे, कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो 1919 अभी क्वेश्चन और आएगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे 1919 के अधिनियम में कौन सी बातें और कही गई, उनकी चर्चा अभी कक्षा के दौरान कर ली जाएगी। अभी जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम बात करें साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन की यदि आप बात करते हैं, कि साइमन कमीशन की बात करते हैं, बच्चा जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हो सकता है ना भी पता हो लेकिन सुनने की कोशिश करेंगे, समझ में आएगा, जब कहीं और पढ़ेंगे तो और बेहतर भी समझ में आएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब क्या था बच्चा, आपको बता दें, कि आपको बता दें, जरा ध्यान से सुनिएगा, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बोलो हाँ, हाँ पता, इतना तो पता ही होगा कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ये सारी चीजें पता होंगी। 1918 के अंदर, कि 1918 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो गई थी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी के साथ साथ बता दें, यहां पर भारत के अंदर अन्य गतिविधियां भी चल रही थी। तो ब्रिटेन यहां पर भी था, कि ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन यहां पर था। अब इसी के साथ साथ दूसरी चीज जरा और ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब दोस्तों यही था कि 1918 में खत्म हुआ। और आपको एक चीज और बता दें, 1929 में ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन होने वाला है। तो ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाला है, अब ब्रिटेन में जो इलेक्शन होने वाला था 1929 में, तो कहने का मतलब क्या था, 1929 में इलेक्शन होने वाला था, 1929 में इलेक्शन होने वाला था, तो लेकिन 1927 में ब्रिटेन की हुकूमत ने एक कमीशन भेजा था भारत, उसका नाम था साइमन कमीशन। ध्यान से पहले सुनिएगा, कहने मतलब हमने ये बोला कि भेजा था, हमने ये नहीं बोला कि 1927 में भेजा था, हमने ये कहा कि 1927 में ब्रिटेन की सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया था। और जो साइमन कमीशन का गठन किया था बच्चे, वो 1927 में किया था, भेजा नहीं था, भेजा था अगले वर्ष 1928 में। और जब 1928 में इसको भेजा गया था, किसको, साइमन कमीशन को भेजा गया था। इसके अन्य सदस्य थे, बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन जितने भी सदस्य थे वो आपको बता दें, कहने का मतलब क्या था, वो सभी के सभी सदस्य ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजी सरकार के सदस्य थे, सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे, अंग्रेज व्यक्ति थे, अंग्रेज मानव थे, जैसे आप मानव हैं, आप इंडियन हैं, लेकिन जो साइमन कमीशन में था वो सबके सब अंग्रेजी थे, कि सबके सब अंग्रेजी थे। तो सबके सब जो अंग्रेजी व्यक्ति थे, सबके सब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने रख दिया साइमन कमीशन, जाओ वहां जाओ, छीछी ना हो जाए हमारी ब्रिटेन की। तो वहां पर 1927 में गठित हुआ, ब्रिटेन के अंदर 28 में भेजा गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, और जब अंग्रेज थे तो जब भारत ये आ गए 1928 में, तब साइमन कमीशन का विरोध होने लगा था, कि तब साइमन कमीशन का विरोध होने लगा था। अब विरोध क्यों हुआ, विरोध का कारण आप सभी को पता होगा, ऑनलाइन में बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, जीवन का दुख तो हमारे में भी है। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है, आंसर क्या आ गया आप लोग का, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए, आंसर में जल्दबाजी मत करो, प्राण मत निकालो हमारे। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले सुन तो लो एक बार, समझा क्या रहा हूं, 2 मिनट के अंदर और क्वेश्चन रहेगा, आनंद आएगा। तो कहने का मतलब क्या था, 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, भारत आया था 28 में, और उसमें एक भी भारतीय नहीं था, अंग्रेज सारे के सारे सदस्य थे।
तब इस बात की पुष्टि कर दी गई, इसका विरोध किया गया। कहने मतलब क्या था, भारतीयों के लिए कानून ला रहे हो, भारतीयों के लिए सुधार ला रहे हो, भारतीयों के लिए बातें कह रहे हो, लेकिन इनके अंदर भारतीय क्यों नहीं है? भारतीय क्यों नहीं है? कांग्रेस ने विरोध किया, अन्य पार्टियों ने विरोध किया, कि अन्य पार्टियों ने भी इसका विरोध किया था। लगभग सभी पार्टियों ने साइमन कमीशन, गो बैक टू साइमन कमीशन के नारे दिए गए थे, कि नारे दिए गए थे। तो कहा भाई सुन तो लो, कहना क्या चाहते, कि सुन तो लो, कहना क्या चाहते, कलेश करना जरूरी है क्या? कि कलेश करना जरूरी है क्या? कहा हां जरूरी है, उसमें एक भी भारतीय नहीं है। कहा कलेश मत करो, खून मत करो, पहले एक बार सुन तो लो इसमें क्या है। तो कहा हां सुना दे, है क्या इसमें, इसमें क्या है सुना दे। तो कहने का मतलब क्या था, जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन में कहा क्या गया था, ध्यान से सुनिएगा। 2 घंटे 3 घंटे का जो लेक्चर रहता है साइमन कमीशन, 1.5 से 2 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आंख और कान जो है ना उसको खोल के रखो थोड़ा सा। कहने का मतलब था, साइमन कमीशन की अगर हम बात करते हैं, तो साइमन कमीशन की अगर बात करते हैं तो साइमन कमीशन में क्या कहा गया था। नंबर एक इसमें यही कहा गया था, जरा ध्यान से सुनिएगा, द्वैध शासन की समाप्ति की जानी चाहिए, कि द्वैध शासन की समाप्ति। बच्चा बोर्ड पर देखना, दुख आ जाएगा, दुख। द्वैध शासन की समाप्ति की बात करी, नंबर 1। नंबर 2 क्या कहा, कि जो वोटिंग राइट्स रहता था इंडियन को 3% रहता था, इसको बढ़ा करके 10% कर दिया जाए। इंडियन लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कहा कर लेने, एक बार सुन तो लो, आगे भविष्य में क्वेश्चन आएगा। वो आपने माउंटेन ड्यू का देखा होगा, 1 रुपए का सिक्का क्या होगा, भविष्य में काम आएगा, आज आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या था, साइमन कमीशन कहा सुन तो लो, कह क्या रहे, विरोध कर लेना, एक बार सुन तो लो। तो द्वैध शासन की समाप्ति की बात करी गई, वोटिंग राइट को 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता दें, इसके साथ साथ साइमन कमीशन के अंदर और क्या कहा गया था। साइमन कमीशन के माध्यम से यह बात कही गई थी कि भारत के अंदर जितने भी प्रिंसेस, जितने भी राज्य रजवाड़े हैं, जितने भी भारतीय क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों को एक कर दिया जाए, कि उन सभी क्षेत्रों को एक कर दिया जाए, ऐसी भी बात इसमें कही गई थी। मतलब भारतीय क्षेत्र या जो देसी प्रिंसेस, देसी राजा रजवाड़ा जो क्षेत्र है, उनको एक करके संघ में बदलने की बातें भी साइमन कमीशन के अंदर ये कही गई थी, कि साइमन कमीशन के अंदर कही गई थी। इसके साथ साथ जरा ध्यान से सुनिएगा, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक निर्वाचन का समर्थन किया गया था, कि सांप्रदायिक निर्वाचन का समर्थन किया गया था। उन्मूलन नहीं किया गया था, बंद नहीं किया गया था, प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, ध्यान रखना। संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन की शुरुआत 1909, 1919, 1935 तीनों बताया गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन की अगर बात करते हैं तो साइमन कमीशन ने अलग निर्वाचक प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बंद करने की सिफारिश नहीं करी, चलने दो। और भी कई बातें साइमन कमीशन के द्वारा कही गई थी, कि और भी कई बातें जो थी साइमन कमीशन के द्वारा बच्चे कही गई थी, कि कई बातें कही गई थी। और याद रखिएगा, इसी के अंदर साइमन कमीशन के अंदर एक बात और जो आप पढ़ लेते हैं, 1935 के अधिनियम से बर्मा को भारत से अलग करने की बात करी गई थी। पहला विचार यही आया था, साइमन कमीशन में ही आया था, कि बर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए, कि बर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए। ये बातें मुख्य बातें हमने साइमन कमीशन की आपके समक्ष रख दी हैं, कि ये बातें मुख्य आपके सामने रख दी हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने आंसर दे दिए होंगे। चलिए आंसर जहां पर आ गए हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, इसमें सी आंसर बहुत सारे लोगों का है, सी आंसर बहुत सारे लोगों का है, कि सी आंसर बहुत सारे लोगों का है। लेकिन दोस्तों सी सही है कि नहीं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति कही गई, द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति कही गई, नंबर 1 सही है, नंबर 1 सही है। तो एक कहां है, ए है, सी है, डी है, मतलब बी तो आंसर नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा क्या है, ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिला करके संघ में बदल दिया जाए, संघ बनाने की बात करी जाए, कि संघ बनाने की बात करी जाए। अभी बताया है कुछ ऐसी बात है, कुछ ना कुछ तो बताई, ये रहा, कहां गया संघ बनाने की बात करी गई। ये भी दूसरा सही है बच्चा, कि दूसरा सही है। 1 और 2, मतलब अब देखिए 1 2 तो इसमें नहीं, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 1 और 2, और मतलब बी और सी तो आंसर नहीं होगा। अब ए तो क्लियर हो गया कि ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन तीसरा भी इसमें है, डी, तो इसका देख लेते हैं। सांप्रदायिक मतदान संहिता का उन्मूलन, सांप्रदायिक मतदाता संहिता को प्रतिबंधित करने की बात करी गई थी क्या? नहीं, प्रतिबंधित करने की बातें नहीं करी गई थी, इसको आगे बढ़ाया गया था, इसको आगे बढ़ाया गया था। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला गलत है, तीसरा गलत है, सी मतलब तीसरा ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और तीसरा यहां है
तीसरा यहां है, तीसरा यहां है, तो ए इसका आंसर आ जाएगा कि ए इसका आंसर आ जाएगा कि दोस्तों ए इसका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का ए आया हुआ है कि बहुत सारे बच्चों का आंसर ए आया हुआ है। आगे चलते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। एक बार आप पढ़ लीजिए एक बार मैं पढ़ देता हूं। सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 ने किसके लिए अलग निर्वाचक मंडल का विस्तार किया? नंबर 1 सिखों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, दलित वर्गों के लिए या फिर यूरोपियन के लिए? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सही से पढ़ करके इसका उत्तर देना शुरू कर दिए कि इसका उत्तर देना शुरू कर दीजिए। यहां पर क्या है? द कम्युनल अवार्ड 1932 एक्सटेंड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द सिख, एंग्लो इंडियन, डिप्रेस्ड क्लास और यूरोपियन। यूरोपियन का कोई भी हो सकता है, यूरोपियन का कोई भी हो सकता है। इसका जवाब दीजिए, किसका जवाब दीजिए, किसका जवाब दीजिए? इसका जवाब आ रहा है सी। किसका जवाब आ रहा है? सी। 1 2 यूपीएससी जर्नी सी, शैलेंद्र सी, दीपक कुमार सी, रोहित सी। मतलब आंसर आप लोग के आ रहे हैं सी, तो मतलब सी ही सही होगा। आइए चर्चा कर लेते हैं। देवम माथुर सी। कहने का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया। गीता यादव सी। कौन बनेगा करोड़पति का है क्या? लॉक कर दिया जाए। कहने का मतलब क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन, इसकी भी जरा 2 मिनट, केवल 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन की यदि आप बात करते हैं, केवल 1 मिनट आप ध्यान से सुने कि सांप्रदायिक निर्वाचन की यदि बात करते हैं तो 1 मिनट हम इसकी बात कर लेते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कर लेते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन, इसी को दोस्तों आपको बता दें, बिल्कुल सही बात है, आंसर सी ही रहेगा कि आंसर इसका सी रहेगा। दलित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास। कहने का मतलब क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हम सांप्रदायिक पुरस्कार, सांप्रदायिक जो ये है, इसी को पूना समझौते के नाम से भी जाना जाता है कि पूना समझौते के नाम से भी जाना जाता है। 1 मिनट केवल सुन लीजिए कि 1 मिनट केवल सुन लीजिए कि 1 मिनट सुन लीजिए। कैसे? जरा थोड़ा सा ध्यान दे दें कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब क्या था? गोलमेज सम्मेलन याद होगा सबको। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे ना। कब कब हुआ था? 30 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था, नेक्स्ट 32 में हुआ था। 30, 31, 32 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, कि 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों के अंदर जो व्यक्ति थे वो सबको पता होगा, वो कौन थे? तेज से बोलो। हाँ, आवाज आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ, बोला करो ऐसे घर पर। कहने का मतलब क्या है? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर बच्चे, इसके अंदर मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शामिल थे। और बी आर अम्बेडकर जो शामिल थे, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष इस बात की पुष्टि करी थी कि ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष इस बात की पुष्टि करी थी कि दलितों के लिए अलग वर्ग, दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए, दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए, अलग वर्ग होना चाहिए। दलित दलितों को वोट दे और इसी के साथ साथ दलितों का विकास भी सुनिश्चित किया जाए, कि दलितों का विकास भी सुनिश्चित किया जाए। मैकडोनाल्ड उस समय थे ब्रिटेन के अंदर। तो जब ये, कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या था? स्टोरी थोड़ा सा गोलमेज सम्मेलन से जुड़ी हुई है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो था, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शामिल थे। और जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शामिल थे, तो गोलमेज सम्मेलन के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इस बात की पुष्टि करी गई कि भैया दलितों को अलग निर्वाचक प्रणाली दीजिए, उनकी स्थिति हाशिए पर है, उनकी स्थिति नीचे है, उनका विकास करना है, और उनका विकास करना है तो दलितों को अलग निर्वाचक दो, वो अलग से खड़े हों, उनको अलग से दलित वर्ग, निम्न जाति का वर्ग, SC ST जिसे आज आप कहते हैं, OBC जिसे आप कहते हैं, उसको उसमें भाग लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये बातें डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कही जाती हैं, कि ये बातें डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कही जाती हैं। अब जब ये बातें डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कह दी जाती हैं, तो इसको मैकडोनाल्ड के द्वारा इसको अनुमति दे दी जाती है कि हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन इसी समय आपको बता दे, पूना के अंदर, यरवदा जेल के अंदर गांधी जी होते हैं। तो पूना के अंदर जब यरवदा जेल के अंदर गांधी जी होते हैं, जब उनको पता लगता है, तो गांधी जी फिर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखते हैं, और बाद में फिर अनशन भी पर बैठ जाते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं, हिंसा नहीं करेंगे, अनशन पर बैठ जाते हैं। और जब अनशन पर बैठ जाते हैं,
तो गांधी जी की स्थिति जो रहती है बहुत ज्यादा कमजोर होने लग जाती है। और जब गांधी जी की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होने लग जाती है तो होता क्या है? होता दोस्तों यही है कि अंबेडकर जी आते हैं और फिर गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य में समझौता होता है, पूना में समझौता होता है, कि पूना में समझौता होता है। इसीलिए पूना पैक्ट, पूना समझौता सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 के नाम से जाना जाता है। साफ साफ इसमें आपको पता चल गया होगा कि दलित वर्गों से संबंधित है, कि दलित वर्गों से संबंधित है। ज्यादा समय इस पर नहीं देना है। अब क्वेश्चन का जो आंसर था, कि क्वेश्चन का जो आंसर था, इसके अंदर जो क्वेश्चन का आंसर है, इसके अंदर जो आप लगाए होंगे अधिकांश बच्चे, शायद ही किसी का गलत इसमें आया होगा, तो इसके अंदर आंसर सी है। बिल्कुल सही बात है कि आंसर सी रहेगा, कि आंसर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कि अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा और ध्यान से देखें। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी कभी थोड़ा थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर कोई फ्रेंड वगैरह है तो उसको भेज दो, मानो ही मानो के काम आता है। बातें सुनी होंगी, करके भी देखिए, अच्छा लगेगा। कोई ना कोई, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है यहां से, अब देखो एकदम तो 1 घंटे में हम, ईश्वर ने तो 1 घंटे में सारा सिलेबस तो नहीं करवा देंगे, लेकिन हाँ जितना करवा रहे हैं उसमें कम से कम ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे ट्रैकल करना है, टू द पॉइंट करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो प्रैक्टिस जो करवाई जा रही है वो बहुत 99% नहीं करवाई जाती। पहली बार ऐसी कोशिश करी जा रही है Q3 IAS प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपको मतलब थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आए। भले साइमन कमीशन नहीं पढ़ा, उतनी बातें समझ में आ गई जितना महत्वपूर्ण था। पूना समझौता समझा दिया गया, 2-4 लाइनें समझ में आई होंगी। 1909 का सुधार समझ में आया होगा, कि 1909 का सुधार समझ में आया होगा। थोड़ी थोड़ी लाइनें अगर आप समझते चले जाएंगे तो 10 दिन बाद 10 लाइनें भी अगर रहेंगी तो 100 लाइनें हो जाएंगी। इतना समझाने के बाद अगर आप किसी यूपीएससी, सीएससी एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, आपका वनडे एग्जाम है, उसके अंदर अगर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां से अगर ये बातें समझाई जा रही है, तो अन्य जो भी एग्जाम है उसके अंदर आप ये क्लियर कर जाएंगे। केवल कान खोल करके केवल सुन ले, बस हो जाएगा, निश्चित ही है कि हो जाएगा। क्वेश्चन ट्रैकल होंगे। 12 साल 2012 कहने मतलब क्या है, सारी किताबों का समग्र अवलोकन करके टू द पॉइंट आपकी कक्षा में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इतनी चीजें, अब एक साथ अगर आप सारी किताबें पढ़ें तो घर में लाइब्रेरी बन जाएगी, कोई नहीं किताब खुलती है। आपको मेरे से अच्छा बताओ, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं। नहीं, पढ़ तो मैं भी रहा हूं, बस मैं एक किताब को बार बार पढ़ता हूं, आप 10 किताब को एक बार पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पर डे बाय डे, एक एक चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन को क्लासिफिकेशन करके उसको करवाया जा रहा है। बोर्ड पर ध्यान दो, करने की कोशिश करें। अब यहां पर ध्यान से सुने, कि यहां पर ध्यान से सुने। पूना समझौता अभी समझाया गया था, क्वेश्चन पढ़ें और जवाब दें, कि क्वेश्चन पढ़ें और जवाब दें। रोशनी सी, कई बच्चों का आंसर सी आ चुका है, कई बच्चों का आंसर सी आ चुका है। एक बार देख लेते हैं, पूना समझौता 1932 से संबंधित कौन सा कथन सही है, कि कौन सा कथन सही है। नंबर 1, इसने दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त मतदाताओं की एक प्रणाली को आगे बढ़ाया। नंबर 1, भैया अपना आंसर दीजिए। नंबर 2, इसने दलित वर्गों के लिए राज्य के शैक्षिक अनुदान के एक हिस्से को निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, फोन में, लैपटॉप में, संगणक में, जहां मर्जी देख रहे होंगे। तो एक बार पढ़ लें, इसका जवाब दे, किसका जवाब दे। इसी के साथ साथ which of the following statement related to the Pune Pact 1932 is या are correct, मतलब पूना पैक्ट से संबंधित जो बातें हैं कौन से सही हैं, विचार करें। नंबर 1, it put forward a system of the joint electric with received seat the depressed classes। इसके बाद दूसरा है, it proposed the marking of the protein of the state educational grant of the depressed classes। कहने का मतलब क्या है, यहां पर क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड, कहने का मतलब क्या है कि जो दलित वर्ग है, दलित क्लास है, उसको रिजर्व, मतलब दलित वर्गों के लिए सीटें रिजर्व करी गई। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि एजुकेशनल क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं में भी उनके विकास को लेकर के चीजें इस एक्ट के तहत कही गई थी और इसके अंदर समझौते पर बातें आगे बढ़ी थी। तो डोनाल्ड ने इसकी अनुमति दी थी। कहने का मतलब क्या है, इसने दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था करी, संयुक्त मतदाताओं की एक प्रणाली को आगे बढ़ाया, इसने दलित वर्गों के लिए राज्य के शैक्षणिक
अनुदान के एक हिस्से को निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा, कि निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां पर यह नहीं कि शैक्षिक अनुदान के एक हिस्सा, तो इसके अंदर 1892 का एक्ट मत उठा लेना कि, या फिर सॉरी एक दूसरा था 1813 वाला कि 1 लाख रुपए दिया जाएगा, वो नहीं था। यहां दलितों की बात हो रही थी, कि दलितों की बात हो रही थी, तो इसने दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है, एक सही है, एक सही है, ना तो एक ना तो दो, ये तो नहीं होगा, एक सही है तो दो भी नहीं होगा, केवल दो नहीं होगा। इसने दलित वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में एक निश्चित हिस्से की वकालत करी, दूसरा भी सही है कि दूसरा भी सही है, एक और दो सही हैं कि एक और दो सही हैं, एक और दो आपका सी आ जाता है कि एक और दो आपका सी आ जाता है। अधिकांश बच्चों का यही था कि अधिकांश बच्चों का यही था कि अधिकांश बच्चों का यही था। दोस्तों थोड़ा सा भी आप पर डे सोशल मीडिया 24 घंटे में से हर मानव जो ये भी कहता है ना कम से कम वो भी 2.5 घंटे एक्टिव रहता है। एक सर्वे में पाया गया कि भारत के अंदर जितना भी 140 करोड़ व्यक्ति है, इसमें से औसतन अगर निकाला जाए, एवरेज अगर निकाला जाए, तो 2 घंटे कम से कम मानव सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। 2 घंटे रहता है। 2 घंटे के बाद प्रैक्टिस करिए। सुबह क्लास चल रही है, यहां पर क्लास चल रही है, प्रैक्टिस एकदम नहीं हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। धीरे धीरे 1 महीने बाद पता चलेगा, सीक्वेंस प्रॉपर क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के ऊपर कमांड बनती चली जाएगी। तो इसके अंदर बच्चा एक और दो दोनों रहेगा, 1 और 2 मतलब सी इसका आंसर रहेगा कि सी इसका आंसर रहेगा कि सी इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका हो, जरा ध्यान से पढ़ें कि ध्यान से पढ़ें। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसका अवशेष है? भारत सरकार अधिनियम 19 भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कहने का मतलब क्या? ध्यान से सुनिएगा कि ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति मतलब ये क्वेश्चन अपडेट करके पूछा, राष्ट्रपति की अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की जो शक्ति है किसका अवशेष है, किस भाग से लिया गया है? तो आपको जरा दोस्तों देख करके बताइए क्या है अगला क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन वही है भैया, इसमें है, किसमें है? अंग्रेजी में है। आंसर दीजिए कि आंसर दीजिए। बहुत सारे बच्चों को तो आंसर आ भी गया कि बहुत सारे बच्चों को आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। और भी इसमें बच्चे हैं जो एक्टिव कर क्या रहे हो भैया? जवाब दो कि जवाब दो, जवाब अपना नाम ही लिख के दो, लेकिन दो। अरे इसका जो इसमें से है उनमें से नाम लिख कर दो, अपना नाम नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज द रिलिक ऑफ। शक्ति मतलब राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस, मतलब राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से मिली है? कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से मिली है? इसका जवाब दीजिए, किसका जवाब दीजिए। और आपको बता देते हैं इसका अवशेष क्या है, कहां से लिया गया, कहां से जनरेट किया गया है, कि कहां से जनरेट किया गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां ना अध्यादेश ऑर्डिनेंस आ गया है, तो जो ऑर्डिनेंस आ गया है तो किसी न किसी एक्ट में पहले आया होगा, या इसी में पहले में आया है? कोई बता सकता है? जवाब दीजिए। पहले किसी एक्ट में आया था कि पहले किसी एक्ट में आया था? हे मानव थोड़ा जल्दी बताइए। हाँ, 1861 के अधिनियम के अंदर वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 6 महीने के लिए दी गई थी। पोर्टफोलियो विभागीकरण आया था 1861 के अंदर। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई, लेकिन यहां वायसराय नहीं पूछ रहा है, यहां राष्ट्रपति पूछ रहा है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, कि राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसको जोड़ करके पूछ लिया है। ध्यान से सुनिएगा, पूर्व धारणा से ग्रसित मत रहिएगा। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस की अगर आप बात करेंगे, कि ऑर्डिनेंस की अगर आप बात करेंगे, भारत के संविधान में अध्यादेश को जारी करने की शक्ति 2 जगह ली गई है। बोल के देखो जिसको पता है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 123 में, कि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को दी गई है, और दूसरा जो है आर्टिकल 213 में राज्यपाल को दिया गया है, कि राज्यपाल को दिया गया। याद होगा आपको
कि अधिकांश बच्चों को याद भी होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अध्यादेश संविधान में आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को दिया गया है, 213 में राज्यपाल को दिया गया है, लेकिन यहां पूछ रहा है किसका अवशेष है। तो ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसकी व्यवस्था करी गई थी, यहीं से लिया गया था कि यहीं से लिया गया था। और आपको दोस्तों एक चीज और बता दें, अध्यादेश वायसराय को कब दी गई थी, वायसराय को कौन से एक्ट में दी गई थी, 1861 में दी गई थी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पोर्टफोलियो विभाग, ये सारी चीजें जो थी उस समय दी गई थी, 61 के अंदर एक्ट में आया था। लेकिन वायसराय को नहीं पूछ रहा है, राष्ट्रपति को पूछ रहा है। और राष्ट्रपति को जो दी गई थी 1935 के अधिनियम से दी गई थी। कौन से 1935 के अधिनियम से दिया गया था कि 1935 के अधिनियम से दिया गया। 1935 के अधिनियम की यदि आप बात करेंगे, ये कलर कम दिख रहा है, कि 1935 के अधिनियम की यदि आप बात करेंगे दोस्तों, कि 1935 के अधिनियम की अगर आप बात करेंगे, अब देखिए, अब यहां पर 1935 का अधिनियम पढ़ाएंगे, शाम हो जाएगी मास्टर, फिर हम इतना समय बर्बाद करके जो मानव जवाब दे रहा है, अपनी लाइफ का 1 घंटा यहां खर्च कर रहा है, उसको मिल क्या रहा है। कुछ तो मानव मौन व्रत रखे हैं, अरे बेटा कुछ बोलो, नहीं अभी नहीं बोलना, घर पर पढ़ो, बोलना नहीं। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1935 के अधिनियम की यदि आप बात करेंगे, तो 1935 के अधिनियम की यदि आप बात करते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। 1935 के अधिनियम की बात करेंगे तो केंद्र के अंदर द्वैध शासन लाया गया, नंबर 1। 1935 के अंदर की अगर आप बात करेंगे तो 1935 का जो अधिनियम था, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करी गई थी। 1935 के एक्ट में बात करेंगे तो इसमें ही कहा गया था बर्मा को अब अलग कर देना चाहिए। 1935 की ही बात करेंगे, ध्यान से सुनिए, 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग की बात करी गई थी, लेकिन उसी लोक सेवा आयोग को केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1935 के अधिनियम में लाया गया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज आपके संविधान में आर्टिकल 315 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। 1935 के अधिनियम में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, मतलब फेडरल पब्लिक कमीशन था, इसी एफ को हटाकर यू में बदल दिया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 में भारत के संविधान के अंदर दिया गया है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। कहने का मतलब क्या था, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ साथ द्वैध शासन केंद्र में आ गया। अब जो विषय थे, विषय आज पढ़ते हैं ना संविधान की 7वीं सूची में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, कभी कभी पढ़ा होगा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सुना है नाम, नाम सुने हैं ना। ये विषय यहां पर लाए गए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आज की डेट में आप देखते ना, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथों में दी गई हैं, संघ के हाथों में दी गई हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां भी जो दोस्तों हैं वो 1935 के अधिनियम में थी, बताई गई थी कि 1935 के अधिनियम में, दोस्तों आपको बताया गया था कि 1935 के अधिनियम में इन चीजों की चर्चा करी गई थी। इसी के साथ साथ बता दें, 1935 का जो अधिनियम था, इसी में अखिल स्तर पर न्यायालय की भी बात करी गई थी, कि अखिल स्तर पर न्यायालय की बात करी गई थी। ये जो सारी चीजें थी दोस्तों, इसके अंदर कहा गया था कि इसके अंदर ये बातें कही गई थी, इसके अंदर ये बातें कही गई थी। और यही वो अधिकार है, 1935 वाला जो अधिनियम है, यहां पर महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया था। याद रखना, महिलाओं को अधिकार कब दिया गया था, सीधा 1919 लगा देते हैं आप, 1919 नहीं लगाना, सोच के लगाना है। 1919 वाले में आंशिक रूप से दिया गया था, थोड़ा सा राइट्स दिया गया था, लेकिन यहां भरपूर राइट्स दे दिया गया। आज इतना राइट्स दे दिया गया है, कुछ कहने की बात नहीं। बाकी आप समझ सकते हैं, समाज देख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण देख सकते हैं, है ना। पहले गाना आता था ना, ढपली वाले ढपली बचा, अब कौन सा गाना आता है, डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दे। पूरे राइट्स दिए गए महिलाओं को 1935 के अधिनियम के तहत। कहने का मतलब क्या था, पूरे राइट्स दिए गए 1935 के अंदर। अब बात करोगे मास्टर ये कथा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं, तो आपको एक बात और बता देते हैं। एक शब्द और जरा ध्यान से सुनिएगा, कि एक शब्द दोस्तों जरा और ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, अब भारत शासन अधिनियम 1935 की यदि आप बात करते हैं, कि भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाए, थोड़ा बहुत तो ध्यान रखो भाई, थोड़ा बहुत तो दुख लेना पड़ेगा। आदमी, इंसान के जीवन में दुख आते, थोड़ा सा याद कर लो, लेकिन हाँ उसका भी ट्रिक छोटा सा मान लीजिए।
संघ शब्द याद रखिएगा, संघ, संघ, संघ के पर्यायवाची याद रखिएगा। संघ, संघ को केंद्र भी कह सकते हैं, संघ को यूनियन भी कह सकते हैं, संघ को फेडरल भी कह सकते हैं, संघ को अखिल भी कह सकते हैं, अखिल 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 अखिल। तो संघ, ध्यान से सुनिएगा, संघ आंख बंद करके नहीं लगाना, ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसी स्थिति जब आप 1935 के अधिनियम में कौन कौन सी बातें कही गई, थोड़ा बहुत आइडिया नहीं लगा पा रहे, कि थोड़ा बहुत आइडिया नहीं लगा पा रहे कि संघ किससे संबंधित है, संघ कहां पर संबंधित है। तो कहने का मतलब क्या है, संघ से संबंधित जो प्रावधान है 99% उनकी उत्पत्ति जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है, कि भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। रिजर्व बैंक संघ, अखिल भारतीय संघ संघ, केंद्रीय संघ, बर्मा को अलग करना संघ से, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल यूनियन, ये सब संघ से। महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार दे दिए गए थे, इसमें बात करी गई थी संघ में। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि ये चीजें आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, अध्यादेश वगैरह हमने थोड़ा बहुत आपके समक्ष रख दिया है, और आशा करता हूं इन सभी चीजों से आप अवगत हो गए होंगे। इससे ज्यादा आपको नहीं समझना है फिलहाल कक्षा के अंदर। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति जो आर्टिकल 123 में है, वो किससे ली गई है, वो ली गई है, अब यहां पे गोल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा। अब इसके आगे चलते हैं, किसके आगे चलते हैं, किसके आगे चलते हैं, किसके आगे चलते हैं, आइए चलते हैं इसके आगे। क्वेश्चन जरा देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय बनाया गया। ध्यान से सुनिएगा, कि ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन की जल्दबाजी मत करिएगा, कि क्वेश्चन की जल्दबाजी मत करिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है, इसी में अगर मैं जोड़ दूं ई, अरे भाई मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी में जोड़ दे ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ध्यान से सुनिएगा, आंसर जो रहेगा, देखिए संघीय न्यायालय पूछ रहा है, संघ शब्द आते ही सीधा सीधा आपको 1935 कहां है, 1935 नहीं, 1935 तो कोई नहीं, डी लगा दो, कि डी लगा दो, नहीं है तो सीधी सी बात है। संघीय न्यायालय की वहां पर कलकत्ता में जो एलिजा एम्पे उसकी चीफ जस्टिस थी, तो कहने मतलब एलिजा इम्पे की जो थे वो कलकत्ता के अंदर लगाया गया था, लेकिन उस समय पूरा कंट्रोल थोड़ी था, कि उस समय थोड़ा पूरा कंट्रोल थोड़ी था। तो कहने का मतलब क्या था, यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय बनाया गया था। तो संघ न्यायालय, रिजर्व बैंक संघ, संघ लोक सेवा आयोग, अवशिष्ट शक्तियां, विषय, केंद्रीय शासन, इन सब की नींव 1935 के अधिनियम से पड़ी थी, कि 1935 के अधिनियम से पड़ी थी। आंसर कितने बच्चों का आ चुका है, आंसर डी 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 आ रहा है, कि आंसर डी 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 आ रहा है। ये क्वेश्चन डी ही रहेगा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं, सही है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं, दिए गए कूट में से एक का चयन करना था, कि एक का कूट का चयन करना था। ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिए, इसके आगे चलते हैं। मतलब क्वेश्चन वही है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा, क्योंकि 1935 के अंदर से इसकी बातें करी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान से देखें, कि अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, जरा देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत करी गई। 1909 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जवाब दीजिए दोस्तों, की जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। कहने का मतलब क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिस्क्राइब्ड बाय द इंट्रोड्यूस ऑफ एट सेंटर, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट अ सेंटर। कहने का मतलब क्या है,
सेंटर के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत कौन से अधिनियम के द्वारा करी गई थी? आपको बता दें 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन प्रांतों के तहत था, प्रांतों में था। प्रांतों से लेकर के केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी, केंद्रीय शासन की स्थापना कर दी, केंद्रीय शासन की स्थापना कर दी थी। नंबर 1। तो कहने का मतलब क्या है? जवाब दीजिए कि जवाब दीजिए कि जवाब दीजिए कि जवाब दीजिए। केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत, जवाब दीजिए बच्चा कि केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत। ए बेटा यहां बी लिखा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, अभी कुछ समय पहले समझाया भी तो था। 1935 के अधिनियम में है ये बातें। आगे चलते हैं कि आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा कि अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें घर पर, ऑनलाइन पर स्क्रीन पर आ गया होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, निरंकुशता, डिक्टेटरशिप, इसकी शुरुआत? द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 1935, 1947। जवाब दीजिए। हिंदी प्रश्न आ गया होगा, पढ़िए इसको कि पढ़िए जरा। क्वेश्चन समझेंगे तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन समझेंगे तभी यहां तो ये नहीं कि हाँ 1935 लिखा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा। ये बता रहा है कि 1935 से क्वेश्चन लिया गया है, आंसर ऐसे आंख बंद करके नहीं लगाना है। क्वेश्चन को भी थोड़ा समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। जो आ चुके हैं कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्वेश्चन कैसे आने की संभावना है उसको भी रिप्रेजेंट करता है ये Q3IAS का प्लेटफॉर्म। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत, लाल जरा ध्यान से सुनिएगा। जो क्वेश्चन रहेगा मैं आपको फिर बता देता हूं, क्वेश्चन की जो प्रकृति रहती है वो थोड़ी सी एडवांस रहती है। यहां पर क्वेश्चन की प्रकृति को डिफाइन किया गया है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो डिफाइन किया गया। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत, एक बार तो ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि एक बार तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि एक बार तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा। और दूसरी तरफ जरा ध्यान से सुनिएगा, कहने मतलब क्या है, संवैधानिक निरंकुशता की शुरुआत। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब ऐसा थोड़ी है कि वही परंपरागत ही पूछेगा, जोड़ करके पूछ लेगा। आज भारत के अंदर केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है या राज्य सरकार ज्यादा मजबूत है? कि केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है कि राज्य सरकार ज्यादा मजबूत है? केंद्र सरकार मजबूत है। संविधान, अब देखो सुन लीजिए, आने वाले समय में आएगा जैसे आर्टिकल 315 यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, कभी पेपर दिया होगा या ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, प्रिंट आउट निकलवाया होगा तो उसमें आ गया होगा, अंग्रेजी में लिखा होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग। कभी गौर किया है? अरे भाई यूनियन का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन का मतलब यूनियन है, यूनियन का मतलब फेडरल नहीं है, लेकिन यूनियन और फेडरल को पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत के संविधान में यूनियन और फेडरल दोनों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यूनियन एक अलग वैल्यू रखता है, फेडरल एक अलग वैल्यू रखता है। कहने का मतलब क्या है, यूनियन कनाडा के संविधान से लिया गया, फेडरल अमेरिका के संविधान से लिया गया। अभी केवल इतना समझ लीजिए, अभी केवल इतना समझ लीजिए बच्चे कि जो 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो गया तो यहां पर केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई। अबे दद्दा, निरंकुशता, निरंकुशता का मतलब क्या है? निरंकुशता का मतलब यही रहता है कि क्या नाम है, तानाशाही कहीं ना कहीं, लेकिन तानाशाही नहीं कहेंगे, निरंकुशता ही कहेंगे। बात तो वही आ जाती है कि संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत। तो संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की यदि आप दोस्तों बात करते हैं तो आपको बता दिया जाए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से 250 से अधिक, मेरे हिसाब से तो कई किताबों में जो ड्यू की है उनमें लगभग 300 से ज्यादा आर्टिकल भारत के संविधान में जो लिया गया है वो यहीं से लिया गया है। या फिर हम कहते हैं भारत का जो संविधान उसमें सबसे ज्यादा जो चीजें ली गई हैं यहीं से ली गई हैं।
और यहां से ली गई है तो केंद्र को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है, केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई, केंद्र की निरंकुशता को एक्सेप्ट करता है 1935 का अधिनियम की 1935 का अधिनियम की 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन कि 1935 का अधिनियम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, पढ़ें जरा एक बार अपना कि पढ़ें कि अगला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए कि जवाब दीजिए। कहने का मतलब क्या है, 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? संघीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, वायसराय और प्रांतीय राज्यों के जो राज्यपाल हैं, कि राज्यों के जो राज्यपाल हैं उसको दी गई है। In the federation established under the Act of 1935, the residuary power were given to the federal legislative, provisional legislative governor, general provisional governor. इनमें से किसको दी गई? सीधा सीधा है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? संघ के पास है, राज्य के पास है, वायसराय के पास है, किसके पास है? इनके हिसाब से, किनके हिसाब से? जवाब दीजिए, इनके हिसाब से जवाब दीजिए। भारत के अंदर आप सभी को पता होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी 57 में हुई थी ना, 1857 में हुई थी। उसके बाद 1858 का एक्ट आया था, और जो 1858 का एक्ट आया था इसमें हुआ क्या था? गवर्नर जनरल की जो नाम था, पदवी थी, उसको क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया था। सबको समझ में आ रहा होगा। नंबर 1, कंपनी से सारा शासन खींच लिया गया ब्रिटेन के ताज के पास, महारानी के पास। ये बातें बताई गई थी। और इसी के साथ साथ जरा ध्यान से सुनिएगा, जो ये वायसराय था, वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, ये मतलब आपको बता दे संघ के स्तर पर काम कर रही थी, मतलब की। और इसी के नीचे विस्तारित कमेटी थी, विस्तारित परिषद जिसे कह देते हैं, विस्तारित परिषद जिसे कह देते हैं। तो मतलब एक मान लीजिए, ये जो था वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, वो संघ के स्तर पर काम कर रही थी, और जो विस्तारित परिषद थी, मिनी पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है, वो नीचे थी। तो कहने मतलब अवशिष्ट शक्तियां आज संघ के पास है ना, तो उस समय किसके पास थी? वायसराय के पास थी। किसके पास थी बच्चा? वायसराय के पास थी, कि वायसराय के पास थी? वायसराय सी आ जाएगा। कुछ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों, जो भी रहता है ये थोड़ा सा टफ सेक्शन जरूर होता है, लेकिन कोशिश यही करी जा रही है कि आपको बोरिंग फील ना हो, ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप गेन कर सकें। लेकिन इसके बाद और भी जबरदस्त अध्याय है, एक के बाद एक अध्याय, ज्यादा मजा आएगा, इससे ज्यादा मजा आएगा, कि इससे ज्यादा मजा आएगा। ध्यान से सुनिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन अब दोस्तों समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मानव जुड़ा हुआ है उसको बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी बच्चा है मित्रों, हमने यहां पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये यहां पर केवल आप आंसर दीजिए, बाकी सभी चीजों के लिए आपसे बाद में कांटेक्ट किया जाएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ दिन रहे, और आप सही से पढ़ते रहें। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चा रहता है थोड़ा सा लिंक वगैरह शेयर कर दिया करो, किसी दूसरे का भला हो जाएगा, मुफ्त में हो जाएगा, कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी। पढ़ता तो सब है, प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। तो आशा करता हूं कि प्लीज लिंक जो भी Q3IS है, इसका लिंक आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। आप रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके साथ जुड़े होंगे, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। आप सभी को मेरा नमस्कार। जीवन में दुख कम रहे।